बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 37 इकसा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 38 मुलाहिजा फरमाएं। और फिर वो इस तरह नींद दराज होकर सो गई कि उसका सर मेरी गोद में रखा हुआ था। मैंने उसे हटाने की कोशिश नहीं की और खुद भी आंखें बंद कर ली और फिर तड़तड़ाहट की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। सीता भी बद आवाज़ होकर उठ गई। तड़तड़ाहट की आवाज़ें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। वो ऑटोमेटिक राइफलों की मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें थी। मैं बद आवाज़ होकर इधर उधर देखने लगा और फिर छलांग लगाकर दरवाजे के करीब पहुंच गया और उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। फायर की ये आवाज़ें कंपाउंड वाल के दूसरी तरफ से सुनाई दे रही थी। मैं तो डर ही गई थी। अपने करीब सीता की आवाज़ सुनकर मैंने डर कर उसकी तरफ देखा। वो अपने सीने पर हाथ रख के खड़ी थी। उधर दहशतगर्दी की तरबियत का कैंप है और जाहिर है मैं समझ गया। मैंने उसकी बात काट दी और इधर उधर देखने लगा। हर तरफ चिट्टी धूप फैली हुई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक सुबह 8 बजे का वक्त हो रहा होगा। फसील के दूसरी तरफ रह रहकर फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी और कभी कभार किसी बम के धमाके की आवाज भी फिजा में गूंज पैदा कर देती थी। हम कुछ देर ये आवाजें सुनते रहे और फिर अपने काम में मसरूफ हो गए। मैंने किचन का जायजा लिया। वहां जरूरत के बर्तन मौजूद थे। 3 पतीलियां, चायदानी और ताम चीनी की 3-4 प्लेटें। ये सारी चीजें धुली हुई थी और लकड़ी की एक चौकी पर रखी हुई थी। किचन की दीवारें और छत धुएं से काली हो रही थी और मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उस किचन में एक नलका भी था जिसके नीचे प्लास्टिक की एक बाल्टी पानी से भरी हुई रखी थी। नलके का पाइप पिछली दीवार से लगा हुआ था और मुझे ये समझने में देर न लगी कि मंदिर के लिए पानी का ये इंतजाम कैंप की तरफ से किया गया था। कैंप में यकीनन पानी का मोतदिल इंतजाम होगा और मुझे यकीन था कि किसी बड़े जनरेटर वगैरह के जरिए बिजली का निजाम भी होगा, मगर मंदिर को बिजली नहीं दी गई थी। सीता ने अपनी पोटली खोल ली। उसमें चाय की पत्ती और खुश्क दूध वगैरह भी मौजूद था। मैंने किचन के अंदर एक चूल्हे पर आग जला दी और सीता चाय तैयार करने लगी। हमने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पी और फिर घूम फिर कर मंदिर का जायजा लेने लगे। बाकी 3 कमरों में भी किसी दरवाजे के पट नहीं थे। वो तीनों कमरे भी पहले कमरे से मुख्तलिफ नहीं थे। अलबत्ता एक कमरा किसी कदर बड़ा था और उसमें ऊपर जाने के लिए एक तंग सा जीना भी था जो दीवारों के साथ साथ घूमता हुआ ऊपर चला गया था। मैंने सीता की तरफ देखा और गैर आलूद सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। सीता भी मेरे पीछे आ रही थी। ऊपर कुशादा बालकोनियां थी जो नीचे से भी नजर आती थी। बालकोनियों के बाहर तकरीबन 4 फुट ऊंची दीवार थी और ये दीवार कई जगहों से टूट चुकी थी। बाज़ जगहों पर दीवार तो मौजूद थी मगर मुख्तलिफ जगहों से चंद ईंटें निकली हुई थी और उन सुराखों से बाहर झांका जा सकता था। हम दोनों चारों तरफ घूमकर उस तरफ आ गए जहां से खंडरों की शहर का नजारा किया जा सकता था। वो खंडर मंदिर की दीवार से तकरीबन 200 गज के फासले से शुरू होते थे। मंदिर के आगे तो ऊंची दीवार थी जो न जाने कब तामीर की गई थी और उस दीवार से आगे दोनों तरफ खारदार तारों की बाड़ थी जो दूर तक चली गई थी। बाड़ तकरीबन 10 फुट ऊंची थी और इस कदर गुंजान थी कि इंसान तो क्या बिल्ली का बच्चा भी उसमें से नहीं गुजर सकता था। लूदरवा नाम के ये कदीम शहर ज्यादा बड़ा नहीं था बल्कि उसे गांव कहना ही मुनासिब रहेगा। आबादी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल चलते हुए ज्यादा से ज्यादा 25-30 मिनट में फासला तय किया जा सकता था। कई गलियां थी, छोटे छोटे चुराहे थे। कदीम मंदिरों में छोटी इमारतें भी नजर आ रही थी। बाद इमारतें 2 मंजिला थी और मेरा ख्याल था उन इमारतों को तामीर हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। 2 बंगला टाइप की इमारतें बिल्कुल अलग थलग नजर आ रही थी। गाड़ियां भी मुख्तलिफ सिमतों में आती जाती नजर आ रही थी और कुछ फौजी जीपें मुख्तलिफ जगहों पर खड़ी दिखाई दे रही थी। खंडरों की उस बस्ती के दूसरी तरफ सहरा में एक जगह गुबार से उठता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर पहले वहां बम का धमाका हुआ था। वो जो बंगला नुमा इमारतें देख रहे हो ना, सीता ने इशारा करते हुए कहा, वो इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के माहिरीन की रिहाइशगाहें हैं। कम अज कम 4 इसराइली माहिरीन इस वक्त इस बस्ती में मौजूद हैं। इंडियन माहिरीन भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इस कैंप में कम अज कम 150 नौजवानों को तरबियत दी जा रही है। अगर ये कैंप तबाह कर दिया जाए तो तुम अपनी कौम की बहुत बड़ी खिदमत कर सकोगे। क्या इस कैंप की तबाही से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तकरीबकारी की सरगर्मियां खत्म हो जाएंगी? और क्या कश्मीर के हवाले से उन्होंने जो मंसूबा बनाया है वो खाक में मिल जाएगा? मैंने पूछा। ये कहना तो मुश्किल है, सीता ने जवाब दिया। जोधपुर, उदयपुर और दूसरी जगहों पर भी तकरीबकारी और दहशतगर्दी की तरबियत के कैंप काम कर रहे हैं, लेकिन इसराइली माहिरीन सिर्फ इसी कैंप में आए और यहाँ सिर्फ उन लड़कों को तरबियत दी जा रही है जिन्हें कश्मीर भेजा जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे पहले इस कैंप को तबाह करना जरूरी है। लेकिन इस कैंप में दाखिल होने का तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैंने कहा, तुम्हें कश्मीर में फौजी कैंपों की तबाही का तजर्बा है, यहाँ तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं है। सीता ने जवाब दिया,
वैसे अभी हमारे पास वक्त बहुत है, अंदर दाखिल होने की कोई ना कोई तरकीब मिल ही जाएगी। बातें करते हुए मैं गहरी नजरों से खंडरों की उस बस्ती का जायजा ले रहा था। एक शिकस्ता मकान के सामने दरख्त के नीचे 20-22 आदमी बैठे हुए थे। हो सकता है उनकी तादाद ज्यादा हो। एक लंबा तिरंगा आदमी उनके साथ खड़ा हाथों को मुख्तलिफ अंदाज में हरकत दे रहा था। उसके एक हाथ में कोई चीज भी थी, लेकिन फासला ज्यादा होने की वजह से यह अंदाजा लगाना दुश्वार था कि वो चीज क्या थी। और फिर एक जीप को बस्ती की गलियों में घूमकर इस तरफ से देखकर मैं चौंक गया। वो जीप बाईं तरफ मुड़ गई। मेरी नजरें भी उस जीप के साथ साथ हरकत कर रही थी। ड्राइवर के अलावा जीप में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था। अब जीप का रुख बस्ती में आमदोरफ्त के उस गेट की तरफ था जो बाईं तरफ मंदिर से तकरीबन 500 गज के फासले पर था। गेट के अंदर की तरफ एक गार्ड रूम भी था, लेकिन वहां कोई भी रूह दिखाई नहीं दे रहा था। जीप गेट के सामने रुक गई और उसी वक्त गार्ड रूम से एक लंबा तिरंगा आदमी निकलकर उनके सामने आ गया। उसने जीप में बैठे हुए शख्स से कोई बात की और फिर खारदार तारों वाला गेट खोल दिया। जीप गेट से निकलकर जैसलमेर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर दौड़ने लगी। वो रास्ता भी मंदिर से तकरीबन 500 गज के फासले पर था। मेरा ख्याल था कि वो जीप शहर की तरफ जा रही थी, लेकिन फिर जीप का रुख मंदिर की तरफ मुड़ गया। वो जीप इसी तरफ आ रही है, नीचे चलो जल्दी, मैंने कहा और सीता दौड़कर उस मेहराब के पास पहुंच गई जहां नीचे जाने के लिए जीना था। नीचे आते ही सीता उस कमरे में घुस गई जहां हमारा सामान रखा हुआ था। मैं भी उसके पीछे ही था। हम दोनों ने जर्द कपड़े वाले चोगे पहने और कमरे से निकल आए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें अपनी क्या मसरूफियात जाहिर करनी चाहिए। और फिर एक सतून के करीब 2-3 झाड़ू देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। रात भर तेज आवाज से फर्श पर रेत की तह जमी हुई थी। उस मंदिर में पुजारियों की ड्यूटी लगाने का मकसद मंदिर की देखभाल था, और ये देखभाल का मतलब ये था कि मंदिर में रेत जमा ना होने दी जाए। मैंने एक झाड़ू उठाकर सीता की तरफ उछाल दिया और दूसरा खुद संभाल लिया, और हम दोनों मुख्तलिफ सिमतों से फर्श पर से रेत साफ करने लगे। मेरे कान जीप की आवाज पर लगे हुए थे। मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। 1 मिनट बाद जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी तो मैंने सीता की तरफ देखा। वो मैंने खेज अंदाज में मुस्कुरा कर रह गई। मजीद 1 मिनट बाद जीप मंदिर के सामने नमूदार होकर रुक गई। मैं और सीता अपना काम छोड़कर उस तरफ देखने लगे। अगर जीप के रुकने के बाद भी हम उस पर तवज्जो देने की बजाय अपने काम में मसरूफ रहते तो हमारा किरदार मुश्तबा हो सकता था। वो आदमी जीप से उतर आया। उसने जीन्स की पतलून और सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। उसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। वो दरमियाने कद और घुटे हुए जिस्म का मालिक था। क्लीन शेव और सर के बाल छोटे थे। उसकी गर्दन से पसीना बह रहा था। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो हम दोनों ने उसे प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए भी झाड़ू हम दोनों के हाथों में थे। उस शख्स ने भी दोनों हाथ जोड़ दिए, लेकिन सीता को देखकर वो चौंके बगैर ना रह सका। दूसरे ही लम्हे उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। शायद उसके ख्याल में यहाँ मर्द पुजारियों ही को होना चाहिए था, मगर यहाँ एक खूबसूरत लड़की को देखकर वो उलझा गया। इसी दौरान ड्राइवर भी जीप से उतरकर ऊपर आ गया। हुक्म कीजिए महाराज, सीता ने कहा। आप कौन है और यहाँ कैसे आना हुआ? मैं इस इलाके का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, वो शख्स बोला। मेरा नाम धर्मेश है। मुझे मालूम है कि हर 15 दिन बाद यहाँ पुजारियों की ड्यूटी बदल जाती है, और मैं यहाँ आने वाले पुजारियों की वार्निंग देना अपना फर्ज समझता हूँ कि वो सिर्फ मंदिर की सेवा करें। तारों की बाढ़ में दाखिल होने की कोशिश उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तुम लोगों को बाढ़ के अंदर देखकर किसी वार्निंग के बगैर गोली से उड़ा दिया जाएगा। हम समझ गए महाराज। मैंने झाड़ू नीचे फेंककर दोनों हाथ जोड़ दिए। हम सिर्फ मंदिर की सेवा को आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस सेवा के लिए चुना गया। हम अपने काम से काम रखेंगे। तुम्हारा सामान कहाँ है? उसने पूछा। पोटली उस कमरे में रखी है महाराज, मैंने इशारे से बताया। दरवेश नामी उस शख्स ने ड्राइवर को इशारा किया। वो कमरे में चला गया। चंद मिनट बाद वापस आकर उसने नफी में सारी ला दिया। तुम लोगों के पास कोई हथियार? दरवेश ने कहते हुए बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। हम योगी और साधु लोग हैं महाराज, किसी हथियार का हमारे पास क्या काम? मैंने कहा। हम अपने इत्मीनान के लिए तलाशी लेना चाहते हैं। दरवेश बोला। हमें कोई इतराज नहीं, मैंने जवाब दिया। दरवेश ने एक बार फिर ड्राइवर को इशारा किया। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरा चोगा उतरवाने के बाद इस तरह मेरी तलाशी लेने लगा जैसे कोई हथियार बहुत छोटी सी चीज हो जिसे पाजामे के नेफे में भी छुपाया जा सकता हो। ड्राइवर मेरी तलाशी ले रहा था और दरवेश खुद सीता की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसका चोगा भी उतरवा दिया गया। दरवेश ने चोगा झटक कर उसे जमीन पर एक तरफ डाल दिया और सीता के लिबास को टिटोलने लगा। मैं कनखियों से उस तरफ देख रहा था। सीता अपना बदन चुराने की कोशिश कर रही थी और दरवेश उसके जिस्म को टटोल रहा था। उस वक्त सीता थोड़ी सी परेशान हुई। कोई और मौका होता तो सीता उसके चेहरे का नक्शा ही बदल चुकी होती, लेकिन इस वक्त वो खामोश रही। ठीक है, दरवेश पीछे हटते हुए बोला। मैंने तुम लोगों को खबरदार कर दिया है, तारों की बाढ़ के करीब जाने की कोशिश मत करना, वरना नताइज की जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर सीता की तरफ देखते हुए बोला।
शहर के मंदिरों में तो गोपियों को देखा गया है, लेकिन मुझे ख्याल नहीं था कि तुम जैसी हसीन लड़की को ऐसे वीराने में भी भेज दिया जाएगा। डर काहे का महाराज, सीता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। हम धर्मचारी हैं, सेवा हमारा धर्म है, हमें क्यों डर लगने लगा। ठीक है, शायद तुम लोगों से दोबारा मुलाकात हो। धर्मेश ने ड्राइवर को इशारा किया और सीढ़ियां उतरकर जीप में जा बैठा। ड्राइवर ने भी सीट संभाल ली और इंजन स्टार्ट करके जीप को दायरे की सूरत में घुमाता हुआ वापस ले गया। धर्मेश बार बार मुड़कर सीता की तरफ देख रहा था। मैंने उसकी आंखों से उसकी नीयत को ताड़ दिया था और मेरा ख्याल बल्कि यकीन था कि वो दोबारा भी जरूर आएगा और उस वक्त तक आता रहेगा जब तक हम यहाँ हैं। कुत्ते का बच्चा, सीता ने दांत रगड़ते हुए इस तरह कपड़े झाड़े जैसे उसके हाथ लगाने से कपड़े मैले हो गए हों। शांति शांति, मैंने कहा। शांत रहो माई डियर, इस रास्ते का इंतखाब तुमने ही किया था। गुस्सा करने या तिल बिलाने से कुछ नहीं होगा। अभी तो वो तुम्हारी सूरत देख कर गया है, लेकिन वो दोबारा भी आएगा। गुस्सा खाने की बजाय बेहतर है कि हम कुछ और खाने के बारे में सोचें। मसलन नाश्ते के बारे में क्या ख्याल है। ओह, सीता मुस्कुरा पड़ी। उस कमबख्त की वजह से मैं भूल ही गई थी कि हमने अभी नाश्ता भी नहीं किया। हमने झाड़ू वहीं छोड़ दिए। सीता थैले में से उबले हुए मटरों वाला एक डिब्बा निकाल लाई। उसने पतीली में पानी भरकर चूल्हे पर रख दिया और जब पानी खोल गया तो डिब्बा उसमें डाल दिया। मैं पानी की बाल्टी उठाकर बाहर ले आया था। मुंह हाथ धोकर फारिग हुआ तो सीता डिब्बा खोलकर एक प्लेट में मटर निकाल चुकी थी। 10 मिनट डिब्बा खोलते हुए पानी में रहने से मटर इस तरह गर्म हो गए जैसे ताजा पके हुए हों। उनके जायके में भी कोई फर्क नहीं आया था। हम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे मटर खाते रहे, यही हमारा नाश्ता था। इसी दौरान हम धर्मेश के बारे में बातें भी करते रहे। मुझे यकीन था कि वो कोई ना कोई शरारत करने की कोशिश जरूर करेगा। मैंने उसकी आंखों में जो चमक देखी थी उससे मैंने बहुत कुछ समझ लिया। हमारे पास करने को कुछ नहीं था सिवाय इसके के बैठे बातें करते रहते या मंदिर का मुआयना करते रहते। नाश्ते से फारिग होकर सबसे पहले हमने मंदिर के फर्श से रेत साफ की कि हम इस सेवा के लिए यहाँ आए थे। अगर ये भी ना करते तो धर्मेश की तरह आने वाला कोई शख्स किसी किस्म के शुबे में मुबतला हो सकता था। रेत उड़ने से हमारे हुलिये बिगड़ गए थे। ये गनीमत था कि यहाँ पानी भी मौजूद था। मैं बाल्टी भरकर खुली जगह पर बैठ गया और पाजामे समेत नहाने लगा। नहाकर मैंने थैली में से दूसरा चोगा निकाल कर पहन लिया और पाजामा और कुर्ता धोकर रेत पर फैला दिया। मैंने पानी की बाल्टी भर कर रख दी थी ताकि सीता भी नहा सके। सीता नहाने बैठी तो मैं मंदिर के सामने वाली सीढ़ियों की तरफ बैठ गया और राह गुजर की तरफ देखने लगा। उस वक्त तकरीबन 10 बज रहे थे। तेज धूप चमक रही थी और तपश बढ़ रही थी। धूप में झिल मिलाती हुई रेत पर नजरें ठिकाना भी मुश्किल हो रहा था। अपने पीछे हल्की सी आहट पाकर मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो सीता मेरे करीब खड़ी थी। वो नंगे पैर थी, जिस्म पर साड़ी की तरह जर्द चादर लपेट रखी थी और बालों से पानी टपक रहा था। गर्मी बढ़ रही है और हमें कई रोज यहाँ रहना होगा, वो मेरे करीब बैठते हुए बोली। अभी तो 10 बजे होंगे। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाएगा गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता रहेगा। मैंने कहा। हम काफी देर वहां बैठे बातें करते रहे। गर्मी बढ़ गई। गर्म हवा के थपेड़े हमारे चेहरों से टकरा रहे थे। हम बाहर वाली सीढ़ी से उठकर मंदिर के अंदरूनी हिस्से में आ गए और एक बार फिर घूमकर मंदिर का मुआयना करने लगे। इसी दौरान ऊपर का एक चक्कर भी लगा आए थे। सीढ़ियां उतरते हुए सीता का धक्का लगने से मैं लड़खड़ा गया। संभलने की कोशिश की। मेरा एक पैर सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर दीवार के बिल्कुल साथ पड़ा और मुझे यूं लगा जैसे उस जगह पैर का बोझ पड़ने से ईंट नीचे दब गई हो। मैं उछलकर एक तरफ हट गया। सीता ने भी मेरे साथ ही छलांग लगाई थी और फिर हल्की सी खटखट की आवाज सुनकर हम दोनों चौंक गए। यूं लग रहा था जैसे कोई चीज अपनी जगह से हरकत करना चाह रही हो लेकिन कोई रुकावट पेश आ रही हो। यह आवाज सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी। मैंने खेज निगाहों से सीता की तरफ देखा और झुककर सीढ़ियों के नीचे बैठ गया। खटखट की बहुत हल्की सी आवाज सीढ़ियों के नीचे दीवार के बिल्कुल करीब से आ रही थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उस जगह को घूरने लगा मगर उस जगह गहरी तारीकी थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हाथ से दीवार को टिटोलने लगा। दीवार के साथ फर्श पर हाथ रखा तो बुरी तरह चौंक गया। मेरे हाथ को बहुत हल्का सा झटका लगा था। मैंने हाथ उसी जगह पर रोके रखा। वो ईंट बहुत खफीफ से अंदाज में अपनी जगह पर आगे पीछे हरकत कर रही थी। लगता था जैसे वो ईंट अपनी जगह से उठना चाहती हो मगर कोई रुकावट थी जिससे वो मामूली सी हरकत करके रह जाती थी। ये देखो सीता, ये ईंट अपनी जगह से हरकत कर रही है, मैंने सीता से कहा। इसके साथ ही मेरे ज़हन में मंदिरों के अंदर खुफिया रास्तों और तय खानों का तस्वुर उभर आया। सीता मेरे करीब बैठ गई। ईंट को मुतहर्रिक पाकर वो भी चौंके बगैर नहीं रह सकी थी। खटखट की हल्की सी आवाज उस ईंट से उभर रही थी। कोई गड़बड़ है, सीता बुड़बुड़ाई। टार्च लेकर आओ, मुझे लगता है यहाँ कोई खुफिया रास्ता मौजूद है, मैंने कहा और सीता उठकर उस कमरे में चली गई। हम अपने साथ एक टार्च और कुछ फादल ड्राई सेल भी लेकर आए थे।
उस कमरे में भी रेत की तह जमी हुई थी। गालिबन यहाँ आने वाले पुजारियों ने हमेशा मंदिर के मरकजी हाल और ऊपर की बालकोनियों और दीवारों वगैरह की सफाई पर ही तवज्जो मरकूज रखी थी और इन कमरों पर कभी तवज्जो नहीं दी थी। एक रिहायशी कमरे के अलावा तमाम कमरों के फर्श रेत की तह में छुपे हुए थे। मैं उस ईंट के आसपास से रेत हटाने लगा। चंद मिनट बाद सीता टार्च लेकर आ गई। उसकी तेज रोशनी में मैंने उस ईंट का जायजा लिया। वक्फे वक्फे से उसमें बहुत मामूली सी हरकत पैदा हो रही थी। मैं रोशनी में फर्श के दूसरे हिस्सों और सीढ़ियों के नीचे दीवार का जायजा लेने लगा, लेकिन कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आई। अचानक ही मेरे ज़हन में एक और ख्याल उभरा। सीता, मैंने कहा, सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर दीवार के बिल्कुल साथ वाली ईंट पर पैर रखकर खड़ी हो जाओ। सीता मेरा मतलब समझ गई। मैंने टार्च की रोशनी सीढ़ी पर डाली। सबसे नीचे वाली सीढ़ी संगे मरमर से तराशी हुई ईंटों से बनाई गई थी और उससे ऊपर की सीढ़ियों की तामीर में आम ईंटें इस्तेमाल की गई थी। सीता उस सीढ़ी पर दीवार के बिल्कुल साथ मिली हुई ईंट पर पैर रखकर खड़ी हो गई। ईंट दब गई और सीता उछलकर नीचे उतर आई। यहीं पर कोई गड़बड़ है, वो उस ईंट की तरफ इशारा करते हुए बोली। उसके लहजे में सिनसिनी सी कैफियत नुमायां थी। मैं टार्च की रोशनी में उस ईंट का जायजा लेने लगा। वो दूसरी ईंटों के बराबर आ चुकी थी और हैरत की बात यह थी कि दूसरी मर्तबा उस ईंट के दबने से खटखट की वो हल्की सी आवाज खत्म हो गई थी। मैंने टार्च की रोशनी में सीढ़ियों के नीचे वाली ईंट का जायजा लिया। उसमें भी अब कोई हरकत नहीं थी। मैंने टार्च सीता को थमा दी और उसकी रोशनी में उस जगह रेत साफ करने लगा। मैंने खासा लंबा चौड़ा रकबा रेत से साफ कर दिया। पूरा फर्श संगे मरमर की ईंटों का था और उन्हें इस तरह जोड़ा गया था कि उनमें बहुत मामूली सी झुर्रियां नजर आ रही थी जिनमें रेत भरी हुई थी। मैं नाखूनों से उस ईंट के इतराफ की झुर्रियों से रेत निकालने लगा। सीता ने एक बार फिर सीढ़ी वाली ईंट को दबाया। फर्श वाली ईंट में हरकत फिर पैदा हुई। इस मर्तबा ये हरकत पहले से नुमायां थी। 1 मिनट, मैं चाकू लेकर आती हूँ, उसकी नोक से रेत साफ करो, सीता ने कहा और कमरे से बाहर निकल गई। उसमें अब शुबे की कोई बात नहीं रही थी कि सीढ़ी वाली ईंट का कोई ताल्लुक फर्श की ईंट से भी था। अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म था जो दोनों में कोई राब्ता कायम किए हुए था और अब मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ कोई खुफिया तहखाना या खुफिया रास्ता जरूर मौजूद है। सीता मुझसे भी ज्यादा सिनसिनी की कैफियत में मुब्तला थी। वो 2 मिनट बाद ही चाकू लेकर वापस आ गई। मैंने चाकू की नोक से फर्श की ईंट के इतराफ की झुर्रियों से रेत अच्छी तरह साफ कर दी और सीता को इशारा किया। वो सीढ़ी वाली ईंट पर पैर रखकर खड़ी हो गई। फर्श की ईंट में फिर हरकत पैदा हुई। इस मर्तबा वो अपनी जगह से तकरीबन 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाई थी। मुझे समझने में देर न लगी कि झुर्रियों में रेत भरी होने की वजह से उस ईंट को पूरी तरह ऊपर आने का मौका नहीं मिल रहा था। मैं चाकू की नोक से झुर्रियों में रेत साफ करता रहा। तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद सीढ़ी वाले पत्थर के मैकेनिज्म को बार बार इस्तेमाल करने से फर्श की ईंट तकरीबन 3 इंच ऊपर आ गई, जिसे मैंने दोनों हाथों से पकड़कर थोड़ी सी मेहनत से बाहर खींच लिया। उस ईंट के नीचे तकरीबन 8 इंच गहरा खड्ड था जिसमें नीचे एक आहनी कुंडा लगा हुआ था। मैंने सीता की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सिनसिनी के तासरात नुमायां थे। वो भी मेरी तरफ ही देख रही थी। इस कुंडे को खींचो, यहाँ यकीनन कोई तहखाना है, वो सिरसराती हुई आवाज में बोली। मैंने 2 उंगलियां कुंडे में फंसा ली और उसे इधर उधर हरकत देने के बाद ऊपर खींचने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। जरा सी कोशिश से कुंडा ऊपर आ गया और उसके साथ ही बहुत खफीफ सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। हम दोनों उस कुंडे को देख रहे थे। गर्म हवा हमारे चेहरों से टकराई तो हम दोनों ने बैक वक्त सर उठाकर देखा। सीढ़ियों के नीचे हमारे सामने वाली दीवार शक हो रही थी और गर्म हवा उसी खला से आ रही थी। उस हवा में गैस जैसी बू थी। मैं जल्दी से अपनी जगह से उठ गया और सीता का हाथ पकड़कर तेजी से बाहर आ गया। हम दोनों उस कमरे से दूर जा खड़े हुए और ताज़ा हवा में गहरे गहरे सांस लेने लगे। सीता बार बार उस कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे वहां किसी जिन के बरामद होने की तवक्को हो। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान का कोई मंदिर ऐसा नहीं जिसके नीचे कोई तहखाना या खुफिया रास्ता ना हो। मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा, हिंदुस्तान के राजों महाराजों की तरह मंदिरों के पंडित और पुजारी भी रोजे अव्वल ही से एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहे हैं। सीता ने उस कमरे की तरफ देखते हुए कहा, उसकी एक माकूल वजह सामने भी मौजूद है। मैंने जवाब दिया, सीढ़ी की वो ईंट जिसके नीचे वो मैकेनिज्म है बिल्कुल दीवार के साथ है। सीढ़ियां चढ़ने या उतरने वाला कोई भी शख्स दीवार के साथ जुड़कर नहीं चलता। आमतौर पर सीढ़ियों के दरमियान में ही कदम रखा जाता है और मेरा पैर तो इत्तेफाक से उस जगह पर पड़ गया था। अगर तुम्हारा धक्का लगने से मैं लड़खड़ा ना जाता तो मेरा पैर इस जगह पर ना आता और हम भी इस खुफिया रास्ते से लाइल्म रहते और 15 दिन तक यहाँ झाड़ू देते रहते। झाड़ू देने वाली बात पर सीता मुस्कुराए बगैर न रह सकी। हमें उस कमरे से निकले हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। इस किस्म के तहखाने जो तवील अरसा से बंद हो, उनमें जहरीली गैस भर जाना कोई गैर मामूली बात न थी।
दीवार शक होते ही अंदर से खारिज होने वाली हवा में मैंने वो बू महसूस कर ली थी और हम फौरन वहां से पीछे हट गए थे। मैकेनिज्म इतना जाम नहीं था। मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा, हो सकता है 20, 30 या 50 साल पहले भी किसी और को इस खुफिया रास्ते का पता चल गया हो। बहरहाल हमें ये देखना है कि इस तय खाने में हमारे लिए क्या बचा है। मजीद आधा घंटा इंतजार करने के बाद हम उस कमरे में आ गए। अब उस खला से आने वाली हवा गर्म न थी और उससे पहले जैसी बू भी नहीं उठ रही थी। मैंने आगे बढ़कर टार की रोशनी में अंदर झांका। वो खला इतना कुशादा था कि 2 आदमी पहलू बपहलू अंदर दाखिल हो सकते थे। आगे सीढ़ियां थी और उन सीढ़ियों पर भी 2 आदमी साथ साथ चल सकते थे। मैं उस खला के अंदर दाखिल हो गया। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। सबसे पहले मैंने टार्च की रोशनी में अंदर की तरफ दीवारों और सीढ़ियों का जायजा लिया। मैं अंदर से उस रास्ते का मैकेनिज्म तलाश करना चाहता था ताकि ऐसा ना हो कि हमारे नीचे उतरने के बाद ये रास्ता बंद हो जाए और ये मंदिर हमेशा के लिए हमारा मकबरा बन जाए। दाईं तरफ एक दीवार के करीब सीढ़ी के साथ एक आईनी कुंडा नजर आया। मैंने नीचे बैठकर उस कुंडे को अपनी तरफ खींचा। दीवार का रास्ता बंद हो गया। मैंने कुंडे को दोबारा अपनी तरफ खींचा। दीवार दोबारा शक हो गई। मैं मुतमईन होकर बैठ गया। सीधा भी अंदर आ गई। रास्ता बंद करना मुनासिब नहीं था क्योंकि अंदर किसी कदर घुटन थी। हवा की हमदोरिफ्त का रास्ता बंद हो जाने से हमें सांस लेने में दुश्वारी पेश आ सकती थी। इस बंद तय खाने में सांप और बिच्छू वगैरह भी हो सकते थे। हम दोनों नंगे पैर थे और टार्च की रोशनी में बहुत मोहतात होकर कदम उठा रहे थे। 10 सीढ़ियों के बाद कुशादा लैंडिंग थी। वहां से सीढ़ियां दाईं तरफ मुड़ गई थी। उस तरफ भी 10 ही सीढ़ियां थी जिनके इख्तिताम पर बहुत वसी व अरीज हाल था। ये हाल मंदिर के मरकजी हाल के ऐन नीचे था और 4 बड़े बड़े सतून थे जिन्होंने छत को सहारा दे रखा था। उस तय खाने की इतराफ में कमरे भी थे। बाज कमरों के दरवाजे गायब थे और बाद में दरवाजे मौजूद थे। मैं एक ऐसे कमरे में दाखिल हो गया जिसका दरवाजा नहीं था। सीता भी मेरे साथ जुड़ी हुई थी। मैं दरवाजे के करीब रुककर टार्च की रोशनी में इधर उधर देखने लगा और फिर दूसरे ही लम्हे सीता चीख कर बुझ से लिपट गई। वो एक इंसानी ढांचा था जो बाईं तरफ वाली दीवार के करीब फर्श पर पड़ा हुआ था। ढांचे पर गर्द की तह जमी हुई थी। सीता हमारे खौफ के मेरे साथ लिपटी जा रही थी। हम उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ आ गए। बंद दरवाजा खोलने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। दरवाजा खुलते ही हम एक बार फिर उछल पड़े। उस कमरे का मंदिर पहले कमरे से किसी हद तक मुख्तलिफ था। कमरे के वस्त में लकड़ी का एक संदूक पड़ा हुआ था और उसके करीबी फर्श पर एक इंसानी ढांचा पड़ा हुआ था। उस इंसानी ढांचे पर लिबास मौजूद था और वो पंडितों या पुजारियों वाला लिबास था। संदूक का ढकना चंद इंच के करीब खुला हुआ था। मैंने पैर से वो ढकना पूरी तरह हटा दिया और जैसे ही टार्च की रोशनी अंदर डाली मैं उछल पड़ा। संदूक के अंदर कुछ तलाई जेवरात पड़े हुए थे जिनमें जुड़े हुए हीरे टार्च की रोशनी में जगमगा उठे थे। मैंने सीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। उसने जल्दी से झुककर वो जेवर उठा लिए। एक नेकलेस था, 2 हीरे की अंगूठियां और एक ताज जिसमें हीरे जुड़े हुए थे। सीता ने नेकलेस और अंगूठियां पहन ली और ताज सर पर बालों में फंसा लिया। उसका खौफ जाहिर हो गया था और होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे उस संदूक की कहानी समझने में देर न लगी। वो इस संदूक में भरा हुआ खजाना चुराने की कोशिश कर रहा था और पंडित उसे बचाने की कोशिश में मारा गया और चोर खजाना ले जाने में कामयाब हो गया था। उसकी उजलत की वजह से ये चीजें संदूक में ही रह गई थी जिन पर सीता ने बिला तरद्दुद कब्जा कर लिया था। तीसरे कमरे में एक अलमारी थी जिसके पट भिड़े हुए थे। मैंने पेट खोले तो हम दोनों ही उछल पड़े। 3 खाने थे और तीनों में जर्द जवाहर भरे हुए थे। एक खाने में सोने की 10-12 मुख्तलिफ साइज की मूर्तियां रखी हुई थी। सीधा आगे बढ़ी तो मैंने उसे रोक लिया। फिलहाल इन चीजों को बाहर ले जाना खतरनाक होगा। मैंने कहा, अभी इन्हें मत छेड़ो। जब हमें जाना होगा तो ये सब कुछ साथ ले जाएंगे। बात सीता की समझ में आ गई। हम उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरों में देखते रहे। एक कमरे में एक और ढांचा मिला और यह भी किसी औरत का था। करीबी गर्द में दबे हुए उसके कपड़े भी मौजूद थे। हम एक और दरवाजे के सामने आ गए। यह दरअसल सुरंग नुमा रास्ता था जिसके आगे झाड़ियां उगी हुई थी। मैं झाड़ियां हटाकर आगे बढ़ गया और जैसे ही सीता मेरे पीछे अंदर आई उसके मुंह से खौफनाक चीख सुनकर मैं उछल पड़ा। मुड़कर देखा तो मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। एक इंसानी ढांचा सीता से लिपटा हुआ था और सीता बुरी तरह चीख रही थी। मैं सीता से तकरीबन 5 गज आगे था। ताज की रोशनी में जो कुछ देखा उसने मुझे भी बदहवास कर दिया था। मुझे अपना दिल कनपट्टियों में धड़कता हुआ महसूस हुआ, लेकिन मैंने फौरन ही अपने हवास पर काबू पा लिया और दौड़कर सीता के करीब पहुंच गया जो बुरी तरह चीख रही थी। वो इंसानी ढांचा सीता की पुष्ट पर इस तरह लदा हुआ था कि उसके दोनों बाजू सीता के कंधों पर से होते हुए उसके सीने पर झूल रहे थे और उसकी खोपड़ी सीता की गर्दन से लगी हुई थी। लगता था जैसे उसने अपने दांत सीता की गर्दन में पेबुस कर रखे हों।
ये सूरत-ए-हाल देखकर मैं भी कांप उठा। सिनसनी की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ती चली गई और दिमाग में चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी।